वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ेंगे और हिंदी में आज हम 15 क्वेश्चन पेडागोजी आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके गद्य से आते हैं और पद से आते हैं, जिसे पढ़ के करना होता है, पैसेज टाइप का होता है, वो आते हैं 7 क्वेश्चन उसका और वैसे उसका। और 15 क्वेश्चन आते हैं, ये 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। इन पेडागोजी को हम पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आप खुद उत्तर को छांट सकते हैं, क्वेश्चन में से गद्य से और पद से भी सेम। ठीक है, इसमें से कुछ व्याकरण का भी पूछते रहते हैं, पद्य और गद्य में से एक दो क्वेश्चन, संधि विच्छेद विलोम ऐसी चीज़ें। और हम पेडागोजी करेंगे जो मेन है, ये तो सभी पढ़े होंगे। इसको हम करेंगे 15 क्वेश्चन पेडागोजी, सभी 15, 14, 16 ऐसे आते हैं, तो एवरेज 15 क्वेश्चन रहते हैं हर पेपर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 2018 का है और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं पेडागोजी का। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, पढ़ना सीखने के लिए, यहाँ कॉमा होना चाहिए, ठीक है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, जब आप रीड करते हैं सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, ठीक है। घर की भाषा सुनने और बोलने, और तीसरा देखते हैं, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिलने, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, पहले आप सोचिए, जब हम रीड करते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो सीखने के लिए, जो लर्न होना चाहिए उसके लिए आवश्यक क्या है। चार्ट अधिक से अधिक लगाना आवश्यक नहीं है आवश्यक है, लेकिन अधिक आवश्यक नहीं है। जो ये एक पार्ट है, ठीक है। चार्ट लगा देना, उसको बच्चे पढ़ते रहते हैं, जैसे छोटी कक्षाओं में ABCD का चार्ट लगता है, 1 2 का चार्ट लगता है और पोएम्स के लगते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन ऑप्शन हम देखते हैं ये कमज़ोर है। और केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, कि नहीं, भाषा सुनने का ही माहौल नहीं हो, आप यहाँ पढ़ने का बात हो रही है, पढ़ना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो ये तो वैसे कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, ये तो गलत है एक प्रकार से। घर की भाषा सुनने और बोलने को मिले, अब जब पढ़ना आवश्यक, इसका मतलब आपने सुना होगा पहले, ठीक है, सुने होंगे, फिर आप रीड करना सीखे हैं, और ठीक है। और तीसरा देखते हैं सी, लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण, अगर आप अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले, जब आपको अर्थपूर्ण मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बोलने को मिल जाए और सुनने को मिल रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो नहीं, अर्थ हो और रोचक हो। रोचक होगा तो बच्चा उसमें रुचि उत्पन्न करेगा, और रुचि उत्पन्न होकर बच्चे की, फिर वो पढ़ने में उसका अधिगम आराम से होगा, उसको याद आराम से हो जाएगा, उसका विकास आराम से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ सुनना बोलना यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अर्थपूर्ण हो कि ना हो, कोई भी चीज़ बोली जा रही, गाली दी जा रही, डांटा जा रहा है क्या नहीं, नैतिकता है क्या है, वो होता है, ठीक है। इसमें अर्थपूर्ण है और रोचक सामग्री के साथ लक्ष्य होना चाहिए भाषा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। यहाँ अभिव्यक्ति आप समझ लीजिए, इसकी मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। व्यक्ति मत समझ लीजिएगा, यहाँ भाषा केवल एक्सप्रेस करना ही नहीं, एक्सप्रेस करना इसका मतलब है एक्सप्रेस। तो किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस क्या बताते हैं, कैसे बता रहे हैं, तो उसका माध्यम ही नहीं, मतलब भाषा, जान लीजिए गणित पढ़ना है तो भाषा का यूज़ होगा, कोई भी चीज़ आपको करनी हो भाषा का यूज़ होगा। यहाँ तक विचार भी आप अगर करते हैं तो अपने भाषा में करते हैं, मन की भाषा में, अंदर आत्मा से आप अगर विचार भी करते हैं तो एक भाषा के माध्यम से करते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, मन में सोचते हैं मैं ऐसा हो जाऊँ, लेकिन सोचते तो हिंदी में ही हैं या इंग्लिश में, ठीक है, या उर्दू में या स्पेनिश में, कुछ भी हो। तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, इसका माध्यम है, मतलब एक्सप्रेस करने का माध्यम है ही नहीं बल्कि स्वयं से, और मतलब स्वयं से दूसरा क्या माध्यम है, डैश का माध्यम है। तो यहाँ लिखने लिखने का, ठीक है, बातचीत, सुनने,
यहाँ होगा क्या, एक्सप्रेस आप अगर कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आप पढ़ने का भी माध्यम है, ठीक है, लिखने का भी माध्यम है, भाषा को आप लिख सकते हैं, बातचीत करते सुन सकते हैं, पढ़ने का माध्यम है क्योंकि ये लास्ट स्टेज में आता है। ठीक, पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो पढ़ने सबसे लास्ट आता है। इसका मतलब ये सब चीज़ें, लिखना हमने सीख लिया होगा, सुनना हमने सीख लिया, बातचीत हम बोलना सीख ही लेते हैं, उससे पहले हम सुनते हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पहली बार आवाज़ें वो सुनता है, घर में क्या बोली जाती है। अगर बच्चा वो चाइनीज़ पैदा हो, चाइना में पैदा हो तो चाइनीज़ बोलेगा, और क्या नाम है, पाकिस्तान पर पैदा होगा तो उर्दू बोलेगा, और अपने इंडिया में पैदा होगा जैसे हिंदी बोलेगा या अवधी बोलेगा। जैसे ही पैदा होगा वो सुनेगा, वही चीज़ वो बोलना शुरू करता है, फिर लिखना, फिर पढ़ना। पढ़ना सबसे लास्ट से इसमें, मतलब ये तीनों इसमें आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब बस मीनिंग जानते रहिए किसी चीज़ का हिंदी में और आप क्वेश्चन कर लेंगे। नंबर 3, लड़के होकर रोते हो, एक कहना है, एक रूढ़िवादिता है ये। लड़के होकर रोते हो, लड़की कमज़ोर होती हैं, ये एक रूढ़िवादिता है। ठीक है, एक रूढ़िवादिता है, लिंग भेद होता है। ठीक है, आप ये जान लीजिए, जब कहते हैं ना लड़के होकर रोते हो, तो उसके लिए। नंबर 1 देखते हैं, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने का बाध्य करता है। नहीं, यहाँ कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। यहाँ पे हमने रूढ़िवादिता से बोला है कि लड़के होकर रोते हो, मतलब लड़का रो रहा है तो लड़का कभी रो नहीं सकता, मेरे मानना ये है। लेकिन ये लिंग भेद है, ठीक है, और कोई और ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि लड़का नहीं रोता, इंसान नहीं रोते, यहाँ तक जानवर भी रोते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसको बात करता है, पर्टिकुलर किसी को बात नहीं। यहाँ पूरी लड़के जात की बात हो गई है। ठीक है, ये कॉमन की बात हो गई, कॉमन नाउन आप, ठीक है, कॉमन नाउन ये संज्ञा में आएगा, और ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संख्या में सभी लड़के, कोई लड़का, ऐसा एक लड़के की बात होती कि मोहन को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने में बात होता है, चलो मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पूरे लड़के की पूरी जातिवाचक संज्ञा की बात आएगी। तो ठीक है, तो इसमें लड़का कभी ऐसा नहीं कि रोते नहीं, लड़के रोते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और ऑप्शन डी देखते हैं, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। यहाँ से व्याकरण से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बच्चे को कुछ कहा ही नहीं गया, बच्चे होकर लड़के होकर रोते हो, तो व्याकरण की कोई बात ही नहीं कि आप ये नहीं पढ़ पाते या मोहन हिंदी नहीं पढ़ पाता, व्याकरण की त्रुटि है। यहाँ मात्र जेंडर भेद है, मैंने आपको बताया, रूढ़िवादिता आएगा या तो जेंडर आएगा। ये आप मानसिक होता है कि बच्चे लड़का मजबूत होता है, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ये जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ठीक है, कि आप लड़के नहीं हो, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कियां वीक होती हैं, लड़कियों को मैथ नहीं आता, ये सब जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी के संदर्भ में बात होगी। ठीक है, तो कहानी किस में होती है, गद्य में होती है। ठीक है, कविता पद्य में होता है। नंबर 1, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक है, कहानी में, ऑप्शन डी देखते हैं, कहानी में कथनांक का होना आवश्यक है। देखिए, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, ठीक है, कहानी में शुरुआत में होना आवश्यक, कोई भी कहानी होगी शुरुआत होगा ही होगा। ठीक है, तो बिना शुरुआत के कोई कहानी हो ही नहीं सकती भाई, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे ना। कहानी में मेन जो होता है वो शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। अगर हमारी भाषा शुद्ध होगी तो कहानी में रुचि बनी रहेगी। ठीक है, और कहानी में रुचि बनी रहेगी तो अधिगम हो जाएगा, मतलब उससे हमें विकास हो जाएगा। अधिगम लर्न तो नहीं करना चाहिए कहानी को, लेकिन उसको विकास हो जाएगा, बच्चे लर्न भी करते हैं, तो उससे आपका जो संज्ञानात्मक विकास होना होता है, बौद्धिक या तार्किक, वो होगा कहानी में। और सभी चीज़ें तो होना, संवाद भी होना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, ये पॉइंट इसमें 100% मजबूत है। अगर ये नहीं होता फिर अगला कोई पॉइंट दूसरा होता। ठीक है, तो कहानी में ये बहुत ज़रूरी है, शुद्ध भाषा का होना बहुत ही ज़रूरी है। कहानी का अगर शुरुआत मान लीजिए संवाद नहीं होगा तब भी कहानी चल जाएगी, कथनांक मतलब कोई कथन नहीं होगा, कथा नहीं होगा तब भी कोई कहानी चल जाएगी, लेकिन शुद्ध भाषा नहीं होगी तो कोई कहानी कंसीडर ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं होगा।
ठीक है, उसका लिखने का या बनाने का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक भाषा के अध्यापक को बच्चे में, जो भाषा के अध्यापक उनको बच्चे में क्या देखना चाहिए? भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, सिद्धांत जो होते हैं, नियम कभी भाषा में नहीं होते। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल की पॉइंट। जो नियम होते हैं वो भाषा में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होते, कोई नियम नहीं होते, क्योंकि लैंग्वेज है, इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन देखें, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकार जो भरा होता है, अलंकार होगा, मेन मोटो ये है। तो ठीक है उसका प्रयोग, लेकिन छोटे बच्चों में उसका प्रयोग नहीं होता। तो अलंकार छोटे बच्चों में नहीं होता और बड़ों में होता है, प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है ऑप्शन। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, और एक आगे देख लेते हैं, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर शुद्ध भाषा ही नहीं होगी, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं उस भाषा का सीखने का, पढ़ने का, लिखने का। अगर उसमें शुद्धता नहीं होगी, कोई भी और चीज़, अलंकार ना हो तब भी भाषा चल सकती है, ठेठ भाषा हो, अलंकार का यूज़ ना हो तब भी भाषा चल सकती है, ये कमज़ोर पॉइंट है। विविध संदर्भों में कोई और संदर्भ ना हो, मतलब कोई और चीज़ें जैसे यूज़ होती हैं, रस, छंद, अलंकार या कुछ भी, वो ना हो। अगर शुद्धता ही नहीं होगी, शुद्ध मतलब भाषा की यहाँ पे क्या बात है, यहाँ व्याकरण की भी बात आ रही। अगर व्याकरण नहीं चलेगा भाषा के साथ में, ठीक है, उसके ग्रामर नहीं रहेंगे, इसको इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो भाषा की कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? लिपि मतलब कोई दूसरी भाषा में। ठीक है, कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा में लिखी जा सकती है, उसको आपकी क्या राय है, आप ही समझिए। या बिल्कुल संभव नहीं है, या बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के बीच में एक सीधा संबंध है। देखिए, किसी भी भाषा की लिपि लिखी जा सकती है, मतलब जैसे कि हर भाषा, मतलब हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी। तो हर भाषा की एक लिपि होती है अपनी, ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से निकली है, कौन सी उसकी भाषा थी मेन। तो कहने का मतलब लिखी जा सकती है। जैसे कि एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं, कोई भी भाषा है, जैसे ब्राह्मी लिपि की जो मिलती जुलती है वो स्पेनिश से मिलती है। ठीक है, ठीक है, संस्कृत हमारा कुछ मिलता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ हद तक संभव है, ज़्यादा हद तक नहीं, कुछ हद तक संभव है। अगर हमको अंग्रेज़ी लिखना है, इंग्लिश, तो हम ऐसे भी लेते हैं और ऐसे भी लिखते हैं इंग्लिश। तो कहने का मतलब हिंदी को भी मैंने हिंदी में भी लिख दिया इंग्लिश को, और अंग्रेजी में लिखा जाता है इसको इंग्लिश में, तो उसको हम किसी में भी यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ हद तक संभव है, ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक संभव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा सभी विषयों के डैश में है। भाषा जो है, अब बिना भाषा के विचार नहीं कर सकते। जो ये भाषा है उसके बिना आप विचार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, जो अंतरात्मा से विचार करना है, वो भी किसी न किसी भाषा में करते हैं। या तो आप इंग्लिश मीडियम होंगे या इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में करेंगे, चाइनीज़ में, अवधी में, हिंदी में। ठीक है, बिना भाषा के आप गणित कुछ भी नहीं पढ़ सकते, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ना हो, हिंदी में। हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी भाषा है, चाइनीज़ भी भाषा है। तो आप बिना किसी माध्यम, वो माध्यम यूज़ करना पड़ेगा आपको भाषा का। ठीक है, भाषा किसी भी चीज़ प्राप्त करने के लिए एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, पढ़ने से उसे कोई मतलब नहीं, भाषा भाई पढ़ी जाती है, तो सभी विषयों को पढ़ी जा सकती है।
तो सभी विषयों में यूज़ होती है, अध्यायों के आरंभ में नहीं, केंद्र, एक केंद्र में है भाषा, उसके माध्यम से हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं अलग विषय के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ है, जो कविता है उसका एक निश्चित अर्थ है, जिसको पोयम बोलते हैं आप। ठीक है, उसका एक निश्चित अर्थ है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। भाई एक निश्चित अर्थ है, एक निश्चित अर्थ है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया। जिसने भी कविता लिखी है उसका एक निश्चित अर्थ कर दिया, एक फिक्स अर्थ है जिससे सभी विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं? देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैंने बता दिया, निश्चित ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। देखिए जब राइटर ने लिख ही दिया है कि भाषा को, ये जो कविता है इसको एक निश्चित अर्थ में पढ़ना है, तो इसको अपने अनुभव और परिवेश से जोड़कर, मतलब हर आदमी हर अपना अपना अनुभव होता है, उसका अपना अपना परिवेश होता है, तो उससे समझेगा तो कोई निश्चित अर्थ थोड़ी निकाल पाएगा, वो अपने अर्थ में अलग अलग होगा। और कविता जो होती है उसका अनिश्चित अर्थ होता है, मतलब एक निश्चित अर्थ होता है लेकिन वो हम सब अपने अपने अर्थ में उसको प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अब ये बात कुछ है पॉइंट, अभी आगे बढ़ते हैं। एक अर्थ में लिखी मतलब निश्चित अर्थ में लिखी थी, जो ऊपर क्वेश्चन में बताया है। ठीक, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, बिल्कुल बाधित होती है। ठीक है, इसको तो समझना ही चाहिए आपको। जब कवि ने उसको एक निश्चित अर्थ में लिख दिया है कविता को, तो वही करना चाहिए, वही उसी को हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वो लिखा क्या है, और उसको समझाने के लिए उसने एक निश्चित जो अर्थ रखा है उसको क्या है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन में हमेशा दिया जाए, देखिए एक निश्चित अर्थ होता है, इसमें पहले ही फैक्ट दे दिया एक निश्चित अर्थ होता है। फिर आपके लिए क्वेश्चन, अब किसी कविता को, यहाँ पे किसी आ गया, सभी कविता नहीं है जो यहाँ पे किसी, इसीलिए गलत है, केवल इस कविता की बात हो रही है, इस कविता की। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट पहले दे दिया, तो किसी कविता में, सभी कविताओं में नहीं होता। ठीक, सभी कविताओं में आप अपने अपने अर्थ में पढ़ सकते हैं। ठीक, कस्तूरी कुंडल बसे, ये ऐसे ऐसे जो आपकी कविताएं हैं उसमें, लेकिन इस कविता में कवि ने एक अर्थ में लिखा है जिसको हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप जब क्वेश्चन में फैक्ट दिया हो तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से डैश। ठीक है, जब अलग अलग सामग्री आपको मिलेगी उसके पढ़ने से क्या होगा? नंबर 1, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की क्षमता बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखक के बारे में जानकारी मिलती है। भाई अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, ज़रूरी थोड़ी ना हर आदमी का लेखक पता हो, जो आप पढ़ रहे हैं भाषा सामग्री उसके लेखक पता हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, आप भाषा जब पढ़ ही रहे हो किसी सामग्री को, तो किताब के बारे में थोड़ी ना जानकारी रख रहे हो। बहुत एडिटोरियल मिल रहा है, बहुत कटिंग मिल रहे हैं पेज के, नए नए साधन हैं जिसमें किताबें का यूज़ ही नहीं है, आपको PDF फाइल में मिल रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं किताब के बारे में जानकारी मिलती है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। अगर आप ये देखिए, भाषा तरह तरह की सामग्री पढ़ने पर, अलग अलग तरह तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिले, तो जब आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो उसके आपके व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। जैसे किसी चीज़ को आप, इसमें अलंकार यूज़ हुआ किसी भाषा में, फिर आगे दूसरी कोई किताब पढ़ रहे हैं सामग्री पर, उसमें रस यूज़ हुआ, फिर छंद यूज़ हुआ, फिर व्याकरण के कुछ टर्म यूज़ हुए, ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ होती जाएंगी। जब आप व्याकरण सम्मत मिलेगा, आपको व्याकरण का भंडार हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची मिलेगा, शब्द भंडार, विलोम मिलेगा, एक अर्थी मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी, जो हम विज्ञान का पाठ पढ़ते हैं वो हिंदी में क्यों पढ़ते हैं, उससे उद्देश्य क्या है उसका?
ठीक। विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान भाषा को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना। भाई विज्ञान को किसी भी, मैंने बताया था ना, आप भाषा, किसी चीज़ को जानने से आपको भाषा से गुजरना पड़ेगा, केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो विज्ञान समझने के लिए विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना, ये तो गलत हो जाए, क्योंकि पहले आप हिंदी या तो इंग्लिश, कोई भी भाषा आप जान, इसमें हिंदी दिया गया तो हिंदी भाषा जानते हैं, ठीक है, तब विज्ञान जान पाएंगे। ऐसे नहीं विज्ञान जान जाएंगे फिर हिंदी भाषा जानेंगे, नहीं। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, ठीक है, ये भी सही है। विज्ञान की भाषा को समझना, भाई आपको हिंदी में दिया गया है, हिंदी में आप बोलते हैं तो हिंदी में इसलिए है कि आप समझ पाएँ। लेकिन एक चीज़ और देखिए, ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। अगर गहराई से तब आप जान पाएंगे जब आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, और जब गहराई तक तब पहुंचेंगे जब आप समझ होगी आपके अंदर, भाषा को समझना जानते होंगे, तभी तो आप गहराई में पहुंच सकेंगे। तो ये क्वेश्चन, इन ये ऑप्शन बी, ए और सी का निचोड़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप ऐसे देंगे ये दोनों कमज़ोर हैं, ये 100% इन ऑप्शनों में सही है, और ये 80% सही है, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, और ये 60% सही है। तो जो ज़्यादा सही है वो उसको हम देंगे, जो सबसे मजबूत पॉइंट है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन। लेखक क्षमता के आकलन के लिए, लेखक जो क्षमता के आकलन के लिए डैश अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। अभिव्यक्त के विचारों को जांचना होगा, मतलब एक्सप्रेस करने के जो विचार हैं आपके, उसको अभिव्यक्त, मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सप्रेस करने के जो विचार हैं उसको जांचना होगा। व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। भाई लिखावट, क्षमता अगर नापनी है तो लिखावट और उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक्सप्रेस करने के विचार, अगर मैं क्षमता देखना है मुझे, तो हम एक्सप्रेस करने से विचार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्षमता सभी भागों में देखनी होगी। ऐसे नहीं कि हम सुनने के लिए ही क्षमता, लेखन की बात होगा, लिखने की बात हो रही है, सॉरी लेखक नहीं था, लेखन था, यहाँ राइटिंग की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए आपको, ये तो हो गया भाई, आप सुना रहे हैं, सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, ये भी आप लिखने के क्या होगे। अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा। व्याकरण सम्मत भाषा, जो अर्थपूर्ण है ये एक छोटा भाग है व्याकरण के ही पार्ट में का, ठीक है। व्याकरण मतलब सभी चीज़ हो गई, सभी पूरा ग्रामर हो गया, अर्थपूर्ण ग्रामर का ही एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। अगर व्याकरण सही होगा तो वो अर्थपूर्ण जाहिर सी बात होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। जो हिंदी के पाठ है उसमें अन्य भाषा का शब्द होता है, जैसे ट्रेन, हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं मोबाइल, जो कि इंग्लिश शब्द है, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। फ़ोन करते हैं, फ़ोन लिख देते हैं ऐसे, जो कि फ़ोन इंग्लिश शब्द है, ठीक है। हर सभी चीज़, रेलगाड़ी, ठीक है, रेल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और गाड़ी हिंदी है, दोनों को मिला देते हैं, शंकर हो गया, शंकर शब्द होता है। आप धीरे धीरे ग्रामर में जानेंगे इसे, ठीक है। तो कहने का मतलब, आप जो पाठ पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश का भी टर्म यूज़ कर देते हैं, उर्दू का भी यूज़ करते थे हिंदी के पाठ में, तो क्या इसका मतलब है। नंबर 1, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। भाई हिंदी का पाठ पढ़ा रहा है, हिंदी में कुछ इंग्लिश शब्द या उर्दू शब्द या कुछ शब्द डाले हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना हिंदी नहीं जानता, तो ये तो पहले गलत है। कुछ शब्द और डाले ना, इसका मतलब ये हिंदी तो लिखा ही होगा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। आगे देखते हैं, पाठ कठिन और अस्पष्ट है। भाई अगर आप उसने यूज़ किया है तो पाठ कठिन और अस्पष्ट क्यों होंगे। भाई कहीं ना कहीं उसने दैनिक जीवन में, जैसे मोबाइल का आप हिंदी में ढूंढेंगे तो बहुत अजीबोगरीब नाम होगा, जैसे क्रिकेट का भी अलग नाम है, तो इनका सबका हिंदी में होंगे तो आप जान ही नहीं पाओगे, तो उसको इंग्लिश में डाल रहा है, क्यों, क्योंकि आप उसको अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हो। मोबाइल हर आदमी जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, उसको भी पता है मोबाइल, ठीक। तो कठिन से कोई मतलब नहीं, कठिन होता तो डालता क्यों, अस्पष्ट होता डालता क्यों। अस्पष्ट हटाने के लिए, कठिन हटाने के लिए तो वो इंग्लिश और उर्दू के टर्म डाल रहा है जो आपके दैनिक जीवन में यूज़ हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, इससे कोई मतलब नहीं, जब वो हिंदी में डाल रहा है तो शुद्ध भाषा सिखाने से क्या मतलब है भाई। यहाँ पे आपका अर्थ क्या होगा इसका। भाई आप कहीं भी देखिए, आप नॉर्मल न्यूज़पेपर और उसमें भी कहीं भी है, सभी
ऐतिहासिक भी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं अलग भाषाओं का भी यूज़ है हिंदी में या इंग्लिश में अलग भाषाओं का, तो ये भी गलत है। यहाँ पाठ के बहुभाषी मतलब जो भाषीय स्वरूप की सहज प्रस्तुति, वो एक सहज प्रस्तुति आप आसानी से समझ पाएँ। मोबाइल का मतलब आप जो जानते हैं वही समझ पाएँ। इसका हिंदी पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। फ़ोन का पता नहीं क्या है, ट्रेन का और क्या क्रिकेट का, ये सब इंग्लिश शब्द हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब है हिंदी में मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तो इसको सहज, क्योंकि ये पता है इसलिए इसका यूज़ उसमें कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सहजता के लिए वो करते हैं, अन्य भाषाओं का यूज़ करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी दृष्टि में अभ्यास, जो अभ्यास है प्रैक्टिस, वो क्या है? नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, ए पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। देखिए, अभ्यास बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं नहीं, बच्चा अगर एक बार उत्तर नहीं दे पाता तो क्या दूसरी बार उत्तर अभ्यास कराने से उत्तर देने, इससे कोई मेन मोटिव ये नहीं पता चलता है कि उसको उत्तर देने के लिए कराते हैं। उसके अंदर समझ विकसित करना हो, ठीक है, समझ विकसित करना हो या कुछ भी, उसके लिए हम करते हैं कि बच्चा समझ नहीं गया फिर से अभ्यास करो, लिख नहीं पाते 1 2 फिर से अभ्यास करो, फिर वो जान जाएगा 1 के बाद 2 ही आता है या 11 के बाद 12 ही आता है, ऐसी चीज़ें। तो ठीक है, ये नहीं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। यहाँ भाषा की बात है, यहाँ अभ्यास की बात आ रही है, तो ये तो ऐसे हो गया। बच्चों को तार्किक बनाते हैं, ठीक है। तार्किक भाषा, ठीक है, भाषा की आप उसमें है पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो इसमें तार्किक तब होगा जब आदमी के अंदर समझ हो जाएगा। तो पाठ को समझने में मदद करने के लिए अभ्यास करवाते हैं कि आप बार बार रीडिंग करो, कल विलोम लिख के लेके आना, आज इसको ऐसे राइटिंग लिखो, इस तरह पढ़ो। तो ये अभ्यास करना क्यों? क्योंकि आप पाठ के बारे में, एक ही पाठ के बारे में पहले रीडिंग करवाते हैं जब पाठ ओपन करते हैं अपने यहाँ, पहले होना चाहिए सारांश बताना चाहिए, फिर बच्चों से रीडिंग कराते हैं, फिर अभ्यास देते हैं, लिखने के लिए करवाते हैं, फिर घर से काम देते हैं, फिर कहते हैं निबंध लिख के आओ या वही कहानी लिख के आओ। ये क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। आप ऐसे ऐसे स्टेप करेंगे, एक शिक्षा अध्यापक होके आपको ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उच्च प्राथमिक, जो प्राथमिक है उच्च प्राथमिक, ठीक, 5 से 8 वालों के लिए बात हो रही है, स्तर की बात हो रही है कि पाठ्य सामग्री में अनुवाद, अनुवाद उन्हीं का यूज़ होता है 0 से कक्षा 1 या उससे पहले से 5 तक अनुवाद नहीं होता। कि सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है उनका, कुछ एम होगा ना कि वो कक्षा 5 से रख रहे हैं। बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, भाई हिंदी साहित्य का प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है, ठीक। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना, भाई पूरे देश में बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं, तमिल बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, सब कुछ है, तो ये इसका मतलब ये नहीं पूरे देश में एक ही चीज़ हिंदी ही हो। और ठीक, कहीं कहीं हिंदी समझी भी नहीं आती, आपके नागालैंड, उत्तर नॉर्थ उत्तर हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गए, और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं समझी आती, न बोलते हैं। और बहुत सी सामग्रियों से परिचित कराना, बहुत सी सामग्री से नहीं है यहाँ पे, इसका यूज़ होगा अनुवाद का, मतलब हमें सीधे देखना था। अगर हिंदी भाषा में कुछ और हो तो उसका ये नहीं है कि बहुत से हमें ये देखना अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। जैसे अन्य भाषा कोई है, इंग्लिश में ही है, बाहर की, जैसे बाहर देश की कोई चीज़ है, बुक है, उसको अगर हम अनुवाद के माध्यम अनुवाद कर लेते हैं, फिर हमको वो हिंदी में भी मिल जाए, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। अगर चाइनीज़ में है, अनुवाद हो गया, हिंदी में मिल गया, तो हमको पढ़ने का अवसर मिल गया ना। वो अगर अनुवाद ना होता तो हमें वो पढ़ने को नहीं मिलता। अब आज के जीवन में हर चीज़ का ट्रांसलेशन उपलब्ध है, आप अवधी बोलें, हिंदी बोलें, इंग्लिश, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा 15 मेरे ख्याल से। यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब विकलांग, किसी भी चीज़ से आपको, दिव्यांग, विकलांग भी शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, अब दिव्यांग शब्द आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कहीं 2 शब्द हों, विकलांग और दिव्यांग, तो विकलांग आप टिक करेंगे, याद रखिएगा। तो दिव्यांग अगर कोई बच्चा है तो उससे क्या है, आप उससे क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति देंगे। देखिए, मैं बताया ना, विशेष सहानुभूति, चलो ठीक है, विशेष सहानुभूति दे के आप उसे कमज़ोर कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं कि वो पढ़ ना सके, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे,
उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। क्यों बच्चों से अलग गतिविधि देंगे? क्योंकि जब वो कक्षा 5 में पढ़ने आया है, आज मैथ का टॉपिक पढ़ रहा है या गुणा पढ़ रहा है, मल्टीप्लाई पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ी ना कह देंगे नहीं अब तुम जोड़ ही पढ़ो, तुम दिव्यांग हो, ऐसा नहीं। तो उसको साथ उसी स्तर की गतिविधि देंगे। लेकिन अगला जो ऑप्शन देते हैं, उनमें से कम गतिविधियां कराएंगे। उनसे मतलब कम गतिविधियां क्यों कराएंगे? हर चीज़ बराबर कराएंगे। क्यों? तब कराएंगे जब हम उनके लिए उपयुक्त अवसर साधन दे देंगे। अगर हम अवसर साधन नहीं दे पाते थे पहले, तो हम कम गतिविधियां कराते थे। लेकिन आज हमारे पास सब उपयुक्त हैं। दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें आँख लग जाता है, इस समय कार्निया का लग जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जा रही हैं, लग जा रही हैं, आँख हो जा रहा, मतलब अंधे भी नहीं रह जाते आप जन्म से हैं। तो उसके लिए उपाय बहुत से हैं। अपना डेवलप हो चुकी कंट्री, डेवलपिंग है, और हर साधन उपलब्ध हैं। जैसे आप विकलांग पैर से हैं, अगर दिव्यांग हैं तो साइकिल है या चलने के लिए नकली पैर है, तो हम उपयुक्त साधन देंगे उनको। उनको कमज़ोर नहीं करेंगे कि आप सहानुभूति ले लो और क्या नाम है कम गतिविधि करो। नहीं, कक्षा 5 में है, 10 में है, तो आपको बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ेगी, 12 में बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ेगी। आरक्षण दे देंगे, साधन उपलब्ध करा देंगे, सुविधा कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही ये पेपर वाइज डालूंगा, प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन पेपर डालूंगा, और मैं इसे करा दूंगा। ज़्यादा नहीं, 8-9 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कुछ टर्म मैं बता दूंगा कि कब किसी या केवल क्या हिंदी में कोई क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तो वो बिल्कुल गलत होंगे, कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, मेरे कहने से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।